So today we will start which article? 17. And what is article 17? Untouchability. Abolition of untouchability. Now tell me कि ये जो अनटचेबिलिटी का जो ये प्रैक्टिस है, इनमें की प्रैक्टिस जो था ये रिसेंट है कि ये कब से हो रहा है? हम ये बोल सकते हैं कि अनटचेबिलिटी का ये जो प्रैक्टिस है इट इज व्हाट सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से अनटचेबिलिटी हमारी कंट्री में प्रैक्टिस हो रही थी. इनफैक्ट इवन बिफोर द ब्रिटिश रूल जब नहीं शुरू हुआ था उसके पहले भी हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हो ही रही थी. और हम बोल सकते हैं क्योंकि उस दौरान बहुत सारी ऐसी सोशल मूवमेंट्स चल रही थी मतलब कंट्री में अनटचेबिलिटी के खिलाफ. खास करके कुछ लीडिंग फिगर्स थे जैसे कि हम बोल सकते हैं B.R. आम्बेडकर, देन ज्योतिबा फुले, इनफैक्ट महात्मा गांधी. ये तीन ऐसे फिगर्स थे जो ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा ये तीनों का भी खास रोल था अनटचेबिलिटी के खिलाफ. जो अनटचेबिलिटी थी वो ब्रिटिशर्स के पहले भी थी एक प्रैक्टिस और उसके लिए बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स कंट्री में हो रही थी. लेकिन जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड था तभी भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो था बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट फेस की थी. और खास करके जो लोगों ने लीडिंग रोल किया था उसमें एक थे आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले एंड महात्मा गांधी. महात्मा गांधी ने तो ये तक बोला कि अनटचेबिलिटी इज अ सिन ऑफ हिंदुइज्म, ये एक पाप है हिंदुइज्म का, यहाँ तक उन्होंने बोला था. ठीक है. सो बहुत सारी एफर्ट्स ली थी. और जब भी हम लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये एक प्रपोजल डाला कि क्यों ना हम अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दे और वो एबॉलिश करने के लिए हम उसको एक फंडामेंटल राइट बना दें. तो जब भी वो प्रपोजल डाला था तो इट वॉज एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी. सभी ने उस मतलब किसी ने अपोज नहीं किया. कम टू द पॉइंट कि आर्टिकल 17 ने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में एक्सैक्टली बोला क्या है. सो वी कैन सी दैट आर्टिकल 17 forbids untouchability in any form. कोई भी हिसाब से अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे तो वो नहीं चलेगा. So it is forbidding untouchability in any form, and if it is practiced then it will be treated as an offense punishable by law. समझ में आया आपको? तो 17 आर्टिकल ने क्या बोला? इट फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म. दो चीजें आपको याद रखनी, उन्होंने दो चीजें बोला. एक तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होनी ही नहीं चाहिए कोई भी तरीके से, कोई भी हिसाब से. एंड सेकेंड थिंग बोला कि अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है अनटचेबिलिटी को फिर भी, तो वो प्रैक्टिस को हम लोग क्या समझेंगे? एक ऑफेंस मानेंगे, उसको एक गुनाह मानेंगे जिसका पनिशमेंट होगा. और वो पनिशमेंट कैसे होगा? लॉ के थ्रू. आई बात समझ में? अभी हमें यहाँ पर ये समझना है कि ठीक है आर्टिकल ने तो ये चीजें लिख दी, बट क्या आर्टिकल ने अनटचेबिलिटी का डेफिनेशन दिया है? व्हाट इज अनटचेबिलिटी? Whether Article 17 has defined the term about untouchability नहीं. So हम बोल सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका डेफिनेशन दिया, ना पार्लियामेंट ने कोई लॉ के थ्रू इसका डेफिनेशन दिया. तो फिर फाइनली अनटचेबिलिटी है क्या? इसका डेफिनेशन देता कौन है? ऑब्वियसली कौन देगा? जुडिशरी. जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोल रहा है, पार्लियामेंट कुछ नहीं बोलेगा, तभी डेफिनेशन कौन देता है? हमेशा जुडिशरी. सो वी कैन से दैट द वर्ड अनटचेबिलिटी is nowhere defined in the constitution, neither by parliament also, but this term has been defined by whom? By the judiciary. So judiciary ने दो केस थे. इन केस जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर
राजस्थान हाई कोर्ट ने मीनिंग समझाया था, और दूसरा जो केस है दैट इज देवराज्य वर्सेस बी पद्मना। इस पर्टिकुलर केस में मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। सो दिस बोथ केस दे डिफाइंड द वर्ड untouchability. Here, so we can say that the word untouchability has been defined by whom? By the judiciary. कौन से दो केस में उसका डेफिनेशन मिला? एक जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने इसका मीनिंग लिया था, और सेकंड था देवराज्य वर्सेस बी पद्मना, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने इसका डेफिनेशन लिया था। अभी यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 17 में untouchability has been put under inverted commas. 17 के अंदर जब untouchability लिखा गया है, उसमें क्या है, inverted commas में untouchability को लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये untouchability को हमको मीनिंग समझने के लिए उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। मतलब हमको इस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए लिटरल सेंस में नहीं देखना है या ग्रामेटिकल सेंस में नहीं देखना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मल सेंस में नहीं देखना चाहिए। तो नॉर्मल मीनिंग क्या होगा अनटचेबिलिटी का? डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम लोग जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या टेम्पररी या फिर परमानेंटली, तो हम क्या बोलेंगे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करें। लेकिन ये हम कब करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन हम किसी के साथ कब करेंगे? मतलब हम उसको छुएंगे नहीं। दो कारण हो सकते हैं, या तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी कंटेजियस डिसीज या इज सफरिंग फ्रॉम एनी डेडली डिसीज। कुछ तो ऐसा कारण होगा जिससे हमको उसको छूना नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको टच करेंगे या छुएंगे तो हमको भी वो डिसीज जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम वेरी कंटेजियस डिसीज, अगर हमने उसको छुआ तो उसका जो है वो रोग हमको भी हो सकता है। तो उस सेंस में इस मीनिंग को नहीं समझना है, क्योंकि वो तो हमें करना ही है। तो फिर इसको किस सेंस में समझना है? तो यहाँ जो मीनिंग है उसको सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, यही मीनिंग है, क्योंकि उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में डाल रखा है। मतलब ये मीनिंग को समझने के लिए हमको उसका लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है, लेकिन हमको यही समझना है कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी है, इट इज ओनली कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, क्लियर एंड नथिंग एल्स। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अनटचेबिलिटी इज नथिंग बट it is the social disability imposed upon certain persons because of their birth in any specific backward classes. तो अनटचेबिलिटी है क्या? हम लोग कुछ सिटीजन्स के साथ क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? क्योंकि उसका जन्म कुछ पर्टिकुलर कास्ट में हुआ है। वो कास्ट के वजह से हम लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। वेरी क्लियर। तो ये सारा डेफिनेशन हम लोगों को किसने समझाया? फाइनली जुडिशरी। और दो केस हम देखेंगे। तो फाइनली ये दो केस में हमको क्या समझ में आया? डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नथिंग मोर देन दैट। नाउ सेकेंड जो केस है दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस था। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अनटचेबिलिटी कैन ऑल्सो बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल। समझा गया? जैसे हमने देखा आर्टिकल 15 में 15 क्लॉज 2 में भी क्या था? इट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू अनटचेबिलिटी ओनली। सो वहाँ पर भी क्या बोला? 15 क्लॉज 2 जो है वो हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल। सिमिलरली तो वो किसने बोला है? कौन से केस ने बोला है? PUD
आर, ये जो केस था दैट पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने बोला कि अनटचेबिलिटी अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेगा तो उसको भी हम लोग पनिशमेंट देंगे, नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट बट इट इज ऑल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट नो प्राइवेट इंडिविजुअल। क्लियर? तो बस इस केस में ये बोला था कि हमको प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी एक्शन लेने चाहिए अगर वो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे। तो कौन सी अनटचेबिलिटी? इट विल बी ओनली कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, और एक केस देखते हैं, थर्ड केस, दैट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंग्ले 1992 केस। ना इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 17 is to liberate the society from what? From the blind and ritualistic belief which has lost all the normal basis। हमको सोसाइटी को मुक्त करवाना है किससे? तो जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, जो ब्लाइंड बिलीफ है, उसका अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो उससे हमको लिबरेट करना चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट वी हैव टू क्रिएट सर्टेन न्यू आइडियाज फॉर सोसाइटी। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि हमको नई आइडियाज देनी होगी सोसाइटी के लिए, और वो नई आइडियाज में एक उन्होंने बोला कि इक्वालिटी ऑफ दलित्स एट पार विद द जनरल पब्लिक। जो लोग भी दलित्स हैं उनका और जनरल पब्लिक का इक्वालिटी होना चाहिए, उनको उनके साथ इक्वल में देखो, एट पार विद दोस पर्टिकुलर थिंग। सेकेंड उन्होंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन या फिर आप बोल रहे हो कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन या ये सारी चीजें कास्ट और रिलीजन के ग्राउंड में होगी तो नहीं चलेगा। सो सेकेंड थिंग इज एबॉलिशन ऑफ वी कैन से रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ये दो चीज को ध्यान में रख के हमको काम करना होगा। जो बातें थी कि लोअर कास्ट है तो उसको अलग से चलना है, उसको ये रास्ते से नहीं चलना है, वो सारी थिंकिंग लॉस्ट हो चुकी है। हमको सोसाइटी में नई आइडिया लानी चाहिए। आई बात समझिए? तो ये केसेस के रिलेटेड था, तो आपको सिर्फ आर्टिकल 17 में 3 केस याद रखने होंगे। एक तो जो डेफिनेशन दे रहा है वो 2 केस में डेफिनेशन ही दिया है। सेकंड केस जो है उन्होंने बोला कि ये जो राइट है हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी एनफोर्स कर सकते हैं। तीसरा बातें उन्होंने बोला कि जो ये बातें थी इस सोसाइटी को हमें क्या करना है, नई आइडियाज़ देनी है, और जो पुरानी आइडियाज़ है उसको सोसाइटी से निकाल देना चाहिए, तभी जाके हम रियली एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए काम कर पाएंगे। आई बात समझने? ओके ना, ये पिक्चर जो था वो केसेस के लिए। अगेन कम बैक टू द पॉइंट, आर्टिकल 17 में क्या 2 चीज़ बोली है, फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। तो अनटचेबिलिटी का सारा मीनिंग हमको समझ में आ गया, लेकिन सेकेंड थिंग क्या बोली, इट विल बी, अगर किसी ने प्रैक्टिस की तो हम उसको क्या मानेंगे, ऑफेंस, एंड ये जो ऑफेंस है उसको कौन पनिश करेगा, लॉ। अभी यहाँ पर सवाल आया कि पनिशेबल बाय लॉ, मतलब अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, बट क्या ये पनिशमेंट आर्टिकल 17 में बोला है? क्या आर्टिकल 17 ने पनिशमेंट की चर्चा की है? क्या लग रहा है पनिशमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने कुछ बोला है कि भाई अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ये पनिशमेंट दो या वो पनिशमेंट दो, ऐसी कोई चर्चा हुई है? नहीं, खाली क्या बोल रहा है कि पनिशमेंट होगा, और वो पनिशमेंट कौन करेगा, लॉ के थ्रू होगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हमको पनिशमेंट देना है तो उसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। तो ये लॉ जो है वो कौन बना सकता है? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट बनाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा? ऑब्वियसली पार्लियामेंट बनेगा। तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, ऐसा पावर पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल में दिया है वो भी याद रखना पड़ेगा फिर। तो उसके लिए आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ने क्या किया है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। आर्टिकल 35 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू गिव effect to the provisions of part 3। तो यहाँ हमें ये समझना है कि उन्होंने क्या लिखा है कि 35 में ये बोला कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, इसके लिए कि पूरे पार्ट
35 जितने भी हम लोग आर्टिकल्स डील कर रहे हैं वहाँ जहाँ जहाँ पनिशमेंट की बातें करी है तो वो पनिशमेंट के लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ना कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? कि पूरे पार्ट के लिए, ना कि 17 के लिए उसको लॉ बनाना है, लेकिन पूरे फंडामेंटल राइट्स के लिए जहाँ जहाँ पनिशमेंट लिखा है और जो जो आर्टिकल में पनिशमेंट बोला नहीं है उस पनिशमेंट के रिलेटेड लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसको दिया है? पार्लियामेंट को। और वही बातें हमको किसमें लिखी है? आर्टिकल 35। तो 17 और 35 का क्या रिलेशन है आपको समझा? 17 जस्ट बोल रहे हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 35 बोल रहा है कि अगर कोई एबोलिशन मतलब कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिशमेंट लॉ के थ्रू मिलेगी। तो वो लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ये भी बोला कि सिर्फ 17 के लिए नहीं, बाकी कोई भी फंडामेंटल राइट के लिए अगर पनिशमेंट देना है तो उसके लिए लॉ के थ्रू दे सकते हैं और वो लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा। वेरी क्लियर? के बाद थोड़े टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये एक्ट में जो जो भी पनिशमेंट है वो उतने सीवियर नहीं है और इतनी सिंपल एक्ट से हम लोग अनटचेबिलिटी को जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो प्रोविजंस है उसको थोड़े से स्ट्रिंजेंट बनानी चाहिए, पनिशमेंट को थोड़ा ज़्यादा सीवियर करना चाहिए, तभी जाके ये प्रैक्टिस जो है वो बंद होगी। समझ में आया? तो उसके लिए क्या किया? इन 1965 a committee was set up to revise the act। कौन सी एक्ट को रिवाइज करना था हमें? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को हमें रिवाइज करना चाहिए। तो वो रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बिठाई थी और वो कमेटी का नाम क्या था? नोन एज कमेटी ऑन untouchability, economic and educational development of scheduled caste। ये इतना बड़ा नाम था किसका? कमेटी का। So that committee was appointed in 1965। उसका नाम क्या है? कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अब इस कमेटी को बोलना था कि क्या हम क्या करें कि ये जो प्रोविजंस है वो थोड़े से और ज़्यादा सीवियर हो। तो इस कमेटी ने स्टडी किया और उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया। तो जो जो रिकमेंडेशन इस पर्टिकुलर कमेटी ने दिया था वो सारे के सारे रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट ने क्या किया? इंक्लूड कर लिया। और वो करने के लिए पार्लियामेंट ने 1976 में पार्लियामेंट एमेंडेड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिए थे वो सारे के सारे अभी एक्ट में इंक्लूड करने हैं, तो इंक्लूड करना होगा तो हमें क्या करना होगा? अमेंडमेंट। तो 76 में पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया और उसमें इनके दिए गए सारे रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करके ये पर्टिकुलर एक्ट को और से और ज़्यादा क्या बना दिया? स्ट्रिंजेंट। एंड दैट्स व्हाई पार्लियामेंट ने क्या किया? नाम भी बदल दिया। सो इट रीनेम्ड the act as Protection of Civil Rights Act 1955। समझ में आया? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट नाम था 1955 का, उसको ज़्यादा सीवियर बनाया, स्ट्रिंजेंट बनाया ताकि पनिशमेंट ज़्यादा दे सके। तो इन्होंने नाम भी बदली कर दिया और नाम अभी से क्या हो जाएगा? PCR, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये काम कब कर दिया था उन्होंने? 1976 में। अब जब ये एक्ट आई तो इसमें वो सारी की सारी बातें थी जो कमेटी ने बोली। सो नाउ लेट अस सी कि वो क्या चेंजेस थे जो इस पर्टिकुलर एक्ट में किए थे। नाउ लेट अस सी कि क्या इंप्रूवमेंट थे, वो हमको पॉइंट वाइज में देखने हैं। जैसे हम सिटीजनशिप को कैसे बार बार अमेंड करके डालते हैं, तो बस 76 में जस्ट उसके प्रोविजंस को हार्ड कर दिए। सो व्हाट आर द चेंजेस और व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन 1976 जो पार्लियामेंट ने किए थे? तो उसमें से पहला इम्प्रूवमेंट ये था एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट।
मतलब वहां जो पनिशमेंट था उससे पनिशमेंट अभी इस वाली एक्ट में क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। सो क्या पनिशमेंट था, यहाँ पर ये बोला कि जो जो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगे उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ्स की, देन फाइन हो सकता है और फाइन ऑफ ₹500 और बोथ। तो पहले मतलब कितना होगा, 100 रुपीज फाइन था और 1 महीने का इम्प्रिजनमेंट था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट में। तो अभी यहाँ पर क्या किया कि जो लोग भी करेंगे उसको 6 महीने की कम से कम जेल होगी और फाइन जो है वो 500 होगा, या फिर दोनों भी हम ले सकते हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग बोला कि अगर कोई पर्सन ने मान लो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है तो ही विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम MP और MP, इसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में नहीं रहने मिलेगा, वो भी बातें बोल दी थी। क्लियर है। ओके, तो ये फर्स्ट था एनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट। सेकेंड, ऑल द ऑफेंसेस वर मेड नॉन कंपाउंडेबल। अभी क्या कर दिया उन्होंने, जो भी अनटचेबिलिटी के रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस थे उनको क्या कर दिया, नॉन कंपाउंडेबल बना दिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंपाउंडेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, यू नो द डिफरेंस बिटवीन दोज टू टर्म्स। जब हम बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब द ऑफेंसेस व्हिच कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। फॉर एग्जांपल, इफ द कंप्लेनेंट टेक बैक दैट कंप्लेंट रिगार्डिंग द अक्यूज, तो उसको हम माफ कर सकते हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है। लेकिन जब हम बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो दीज आर मोर सीरियस क्राइम्स जिसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं दे सकते, इन विच वी कैन से द पार्टीज कैन नॉट गिव द कॉम्प्रोमाइज। तो जितने भी ऑफेंसेस थे उसको क्या बना दिया, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तीसरा था अ ड्यूटी was imposed on the civil servant। पहले ऐसी कोई ड्यूटी नहीं थी सिविल सर्वेंट के ऊपर, अभी सिविल सर्वेंट के ऊपर एक ड्यूटी लगा दी कि अगर कहाँ पर भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो उसको रोकने का काम आपका है। ठीक है, यू शुड इन्वेस्टिगेट दैट मैटर। और इफ पब्लिक सर्वेंट फेल्स टू डू दैट ड्यूटी, अगर वो नेग्लेक्ट करता है या फिर भी उसे पता है फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो फिर सिविल सर्वेंट की जो ये हरकत है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफेंस। सो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो वी कैन से नेग्लिजेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट रिगार्डिंग हिज ड्यूटी विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर ड्यूटी डाल दी जो पहले नहीं थी, और ये ड्यूटी भी अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको ही पनिशमेंट मिलेगी। फोर्थ पॉइंट इज प्लेस ऑफ वर्शिप was also included in this particular act। इसका मीनिंग क्या था कि पहले की एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप की कोई चर्चा नहीं की थी, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या बोला कि अगर कोई बंदा जो है प्लेस ऑफ वर्शिप में, मतलब मान लो मंदिर में या फिर मस्जिद में, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप में वो अनटचेबिलिटी को क्या करता है, प्रैक्टिस करता है या प्रिस्क्राइब करता है या वो जस्टिफाई करता है, तो वो एक गुनाह हो जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। सो नो वन कैन प्रैक्टिस, प्रिस्क्राइब और जस्टिफाई अनटचेबिलिटी देयर इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप में आप इस पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते, और अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर। एंड फिफ्थ इज power to the state government to impose fines। मीन्स इसका ये मतलब होता है कि मान लो कोई भी एरिया में बहुत सारे लोग मिलके अनटचेबिलिटी जैसी जो हरकत है उसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को फाइन लगाने का काम या इम्प्रिजन देने का काम या कोई भी पनिशमेंट देने का काम किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में। सो इफ इन एनी एरिया अ ग्रुप ऑफ पीपल
or a number of people they practice this untouchability, then the state government has power to impose collective fines on all those peoples, those who are practicing untouchability. तो ये इम्प्रूवमेंट था पीसीआर एक्ट में, जो चीज़ें पहले वहाँ पर नहीं थी। वहाँ जस्ट सिर्फ 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट था और 100 रुपीज़ फाइन था, उसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। तो इस पर्टिकुलर एक्ट ने कुछ चीज़ें बोली कि वहाँ पर कंपाउंडेबल ऑफेंस था, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, पनिशमेंट सीवियर होगा। ड्यूटी भी डाल दी सिविल सर्वेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया अधिकार कि आप पनिश कर सकते हो, और प्लेस ऑफ वर्शिप में भी ये चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे सकते, ये बात भी बोली थी। क्लियर है पीसीआर एक्ट? तो इतना ही हमको आर्टिकल 17 के लिए याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछेंगे, व्हाट इज आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 इज नथिंग बट इट डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझनी है, इट फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में हम लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड सेकेंड, अगर हमने किया, इफ प्रैक्टिस इट शैल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस, ओके, विच विल बी पनिशेबल बाय अ लॉ। अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसको गुनाह माना जाएगा, जिसका पनिशमेंट मिलेगा लॉ के थ्रू। अगेन यहाँ पर बात आ गई लॉ, सो ये लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। और ये पावर पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल दे रहा है, 35, कि जहाँ जहाँ पनिशमेंट नहीं है वहाँ आप बना सकते हो। क्या ये सिर्फ 17 के लिए है? नहीं, पूरे आर्टिकल मतलब पूरा पार्ट 3 के लिए ये पावर पार्लियामेंट को दे रखा है आर्टिकल 35 के बेस पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है? नहीं। क्या पार्लियामेंट ने वो एक्ट में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है? नहीं। तो इसका डेफिनेशन किसने दिया है? जुडिशियरी। और वो केसेस क्या थे? जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकेंड था देवराज्य वर्सेस पी परगना में हमको डेफिनेशन बोला। और इस डेफिनेशन में हमको क्या समझाया कि सिर्फ कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी के कंटेक्स्ट में समझना है, उसको लिटरल या ग्रामेटिकल सेंस में हमें मीनिंग नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि ये जो है अनटचेबिलिटी ये प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा तो क्या एनफोर्सेबल है? हाँ है। वो भी हमको कौन से केस में बोला था? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसने बोला कि यस दिस इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तीसरा हमने कौन सा केस देखा था? अप्पा बालू इंगाले वाला केस। उसमें बोला कि हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 17? टू लिबरेट द सोसाइटी फ्रॉम द ब्लाइंड एंड रिचुअलिस्टिक थिंकिंग, जिसका अभी कोई मतलब है ही नहीं। तो हमको मुक्त करना है, तो हमको कैसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें नई नई आइडियाज हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसमें पीपल विल ट्रीट दलित्स एट पार विद दी अदर पीपल, और जहाँ पर कभी भी कास्ट या रिलीजन के ग्राउंड में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, ऐसी हमको सोसाइटी बनानी चाहिए। क्लियर? उतना ही हमको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में याद रखना है। फिर अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस में और इसमें पर्टिकुलरली क्या फ़र्क था, वो मेन पॉइंट याद रखनी है। इम्प्रूवमेंट में देख लिए तो पनिशमेंट को बढ़ाया, सारे पनिशमेंट को क्या कर दिया था, नॉन कंपाउंडेबल कर दिया था। फिर ड्यूटी लगा दी सिविल सर्वेंट के ऊपर, और प्लेस ऑफ वर्शिप को भी इंक्लूड कर दिया था, और गवर्नमेंट को भी बोला कि वो भी फाइन लगा सकता है अगर किसी ने इसको प्रैक्टिस किया तो। इसके अलावा हमें 17 के लिए कुछ भी याद नहीं रखना है।